विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। चैप्टर था हमारा परिवहन, उसमें काफी कुछ बता चुका हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। तो भाई एयर ट्रांसपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वायु परिवहन यातायात के साधनों में सर्वाधिक आधुनिक और तीव्रगामी साधन है। युद्ध, बाढ़, महामारी, अकाल, दुर्गम तथा अगम्य क्षेत्रों में यातायात का यह साधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देश में परिवहन के साधन का विकास 1911 से प्रारंभ होता है तथा इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान द्वारा प्रथम डाक ले जाई गई थी। इलाहाबाद से नैनी 1911। 1932 में टाटा द्वारा, जो बड़ा औद्योगिक घराना है टाटा द्वारा चेन्नई से कराची के लिए प्रति सप्ताह वायु परिवहन सेवा चालू की गई थी। कब? 1932 में टाटा द्वारा चेन्नई से कराची के लिए प्रति सप्ताह वायु परिवहन सेवा चालू की गई थी। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाई गई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में 11 वायु कंपनियां तथा 61 हवाई अड्डे थे, जिनमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। वर्तमान में देश में 136 हवाई अड्डे, 26 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 81 घरेलू हवाई अड्डे, 21 रक्षा हवाई क्षेत्रों में सिविल एनक्लेव और 10 कस्टम हवाई अड्डे हैं। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करते हुए सभी विमान कंपनियों को 2 नवनिर्मित निगमों, एक तो इंडियन एयरलाइंस यानी आंतरिक और पड़ोसी देशों का वायु परिवहन भार के लिए, और दूसरा एयर इंडिया इंटरनेशनल सुदूर अंतर्राष्ट्रीय देशों का वायु परिवहन भार में शामिल करने के लिए। बाकी आपको पता ही है, अब तो टाटा ने ले ली है सारी, है ना। क्या नाम हो गया अब बताइए भाई। इंडियन एयरलाइंस पहले मर्ज हुई एयर इंडिया में, फिर एयर इंडिया को भी टाटा ने ले लिया, तो अब क्या नाम है नई एयरलाइंस का? नाम क्या है? हाँ जी, अरे अब किस नाम से जानते हैं हम एयरलाइंस को? अरे अधिग्रहण किया टाटा ने एयर इंडिया का। हाँ, टाटा नहीं, वैसा नाम बताइए। विस्तारा। आज हम जो नाम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? विस्तारा। ठीक है। तो पहले था कभी इंडियन एयरलाइंस, ये आंतरिक और पड़ोसी देशों का वायु परिवहन भार करती थी, यानी जो डोमेस्टिक होती हैं, मतलब जैसे बंबई से चेन्नई जाना है, कलकत्ता जाना है, भूटान जाना है, या थोड़ा बहुत अगल बगल, है ना, नेपाल वगैरह। और जो सुदूर अंतर्राष्ट्रीय देशों का वायु परिवहन का भार था वो किस पर था? एयर इंडिया पर। तो मैंने कहा पहले क्या हुआ कि इंडियन एयरलाइंस का मर्ज हुआ किसमें? एयर इंडिया में। फिर एयर इंडिया को ले लिया टाटा ने, अब उसका नाम हो गया विस्तारा। क्या नाम हो गया? 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी यथा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय करके नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल NACIL बना दिया गया। फिर नवंबर 2010 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी का ब्रांड नाम जो था वो एयर इंडिया था। एयर इंडिया को जुलाई 2014 से विश्व के प्रमुख एयरलाइंस के गठबंधन स्टार एयरलाइंस का सदस्य बनाया गया या बन गया। वर्तमान में भारत में वायु अनुबंध लगभग 103 देशों के साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हवाई अड्डा प्राधिकरण देश के बड़े हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के बड़े हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशीय हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंधन करता है। ये समझ में आ गया? जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना हमारे, कितने? 26, उनका प्रबंधन कौन करता है? मैनेजमेंट कौन करता है? तो उनका प्रबंधन करता है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। और जो हमारे देसी जो मतलब अंतर्देशीय जो हवाई अड्डे हैं, जैसे जॉली ग्रांट हो गया, है ना, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, इसका कौन करता है? तो इसका करता है राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। देसी हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंधन करता है।
वर्ष 1995 में इन दोनों प्राधिकरणों का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अधीन कर दिया गया। इन प्राधिकरणों का भी क्या हो गया, 95 में विलय कर दिया गया, तो अब हो गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। यह देश में नगर विमानन की शीर्ष इकाई है। इसका प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? आंसर प्रयागराज में। प्रयागराज यानी पुराना नाम इलाहाबाद। एयर इंडिया के वायुयान जो मार्ग हैं उसके मुंबई, काहिरा, रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन। ये आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा कि आपको लंदन जाना है, कहां कहां से होके जाओगे? तो मुंबई से आप कहां जाएंगे? काहिरा। काहिरा कहां पड़ा? इजिप्ट की राजधानी है कायरो, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल। कहां पर? नील नदी के तट पर है काहिरा। काहिरा से फिर आप जाएंगे रोम। रोम जो है वो इटली की राजधानी है। रोम से फिर आप जाओगे जेनेवा। जेनेवा अगर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर जाओगे आप पेरिस। पेरिस हो गया फ्रांस में, और तब फ्रांस से जाओगे लंदन। और तो ऐसा रुक रुक के नहीं जाते ना भाई, एक जगह पर जाएंगे कहीं पर वो करेंगे क्या, फ्यूल भरा जाता है। ऐसा थोड़े कि आपकी जीएमओ की तरह गाड़ी जगह जगह गांव गांव में रुक के जाएगी। एक जगह पे रुकती शायद ये, या तो ये मेरे ख्याल से कहीं पे फ्यूल भरा जाता है इसमें। अब मैं कभी क्या बोल सकते हैं, मैंने कभी विदेशी यात्रा की नहीं, इतना मैं भी नहीं बता सकता, पर कहीं पर फ्यूल भरा जाता है इसमें, ठीक है। रिफ्यूलिंग जिसे बोलते हैं। मुंबई, काहिरा, रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आप यही बोलोगे अरे उल्टा सीधा क्यों जा रहा है ऐसे करके, है ना। नहीं आया समझ में? मुंबई से काहिरा, सीधे मुंबई से लंदन क्यों नहीं चला जाता? वेज होते हैं, एयरवेज क्या होते हैं। चलो जी। दिल्ली, अमृतसर, काबुल, मॉस्को। अगर आपको मॉस्को जाना है रूस में तो आप दिल्ली में बैठोगे, वहां से अमृतसर जाओगे, उसके बाद काबुल जाओगे, कहाँ? अफगानिस्तान, फिर वहां से मॉस्को जाओगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? और अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से रोक है, पाकिस्तान के ऊपर से हमारे जहाज जाते नहीं, शायद जाते हैं, नहीं जाते ना, अपना क्षेत्र वो कर रखा उसने। चलो अगला, कोलकाता, सिंगापुर, सिडनी, पर्थ। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना तो कोलकाता से बैठोगे, सिंगापुर, सिडनी और फिर पर्थ। उसके बाद अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है तो मुंबई, मुंबई से काहिरा, काहिरा से रोम, रोम से पेरिस, पेरिस से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क। अब देखो ना, न्यूयॉर्क सीधे कितना बड़ा अटलांटिक ओशन पार करना भाई, बाप रे। हाँ जी, मेरे ख्याल से 20-22 घंटे की फ्लाइट होती है न्यूयॉर्क की। कितनी होती है? 22 घंटे, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। लेकिन हम लोगों ने पूरा वर्ड देख लिया है किससे? गूगल अर्थ से, और साथ में मैप से, सब पता है। चलो, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। पवन हंस की स्थापना 1985 को एक निगम के रूप में की गई थी। पूर्व में इसका नाम हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया था, जिसे 1987 में बदलकर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कर दिया गया। इसकी स्थापना मूलतः ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को तेल संबंधी अन्वेषण में हेलीकॉप्टर से सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह देश के दुर्गम क्षेत्रों में विमानन सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। भारत की यह प्रथम कंपनी है जिसको कार्यों के लिए ISO 9001:2000 मानक स्तर प्रदान किया गया है। इस कंपनी यानी पवन हंस के पास 50 से अधिक हेलीकॉप्टर्स का संतुलित बेड़ा है। यह हेलीकॉप्टर्स बहुउद्देशीय कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। कम है हेलीकॉप्टर्स हमारे पास। अभी हमने और राइज करना है, और हमें क्या करना है? देखो, पर्वतारोहण की असीम संभावनाएं हैं उत्तराखंड में, लेकिन क्यों नहीं होता है पर्वतारोहण? क्योंकि बैकअप नहीं है। आप कालिंदी ट्रैक में फंस गए, आपने वहां से इंटरनेट वायरलेस जो होता है उससे आपने कहा कि भाई हमें हेल्प चाहिए, तो तुरंत हेल्प पहुंचनी चाहिए। जिस दिन फॉरेनर्स को ये पता चल गया कि बैकअप है अच्छा, तो समझ लेना कि माउंटेनियर्स की लाइन लगी होगी यहाँ पर। अभी हमने राफ्टिंग को कर लिया। राफ्टिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने दम पर खड़ी हुई है। अभी मेरे ख्याल से उसके लिए एक प्रोजेक्ट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया, किसका? 200 करोड़ रुपए का कुछ बनने वाला है, बढ़िया, राफ्टिंग वालों के लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन सरकार भी तब करती है जब आप अपने दम पर कुछ किसी इंडस्ट्री को क्या करते हो? खड़ी करते हो। और राफ्टिंग इंडस्ट्री अपने दम पर खड़ी की हुई इंडस्ट्री है, सरकार की सहायता नहीं है उसमें। ज्यादा सहायता होगी तो लोनिंग वोनिंग की होगी, है ना, अपनी मेहनत से की है उन्होंने।
वो अच्छी बात है भाई। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, अभी हमारे उत्तराखंड में ट्रैकिंग का उतना वो नहीं है क्योंकि बैकअप नहीं है। और सबसे ज्यादा क्या डरता है आदमी कि यार माना अगर वहां पर बर्फ पड़ गई और बिल्कुल वाइट हो गया, विजिबिलिटी खत्म हो गई, तो हम किससे सहायता मांगेंगे। तो अगर हेलीकॉप्टर हैं पीछे से बैकअप के लिए, जैसे विदेशों में होते हैं, आप स्विट्जरलैंड में जा रहे हो, अल्प से जा रहे हो, आपने बैकअप मांगा, तुरंत पहुंच जाएगा हेलीकॉप्टर। क्या करने के लिए, ये किसी की तबीयत खराब हो गई तो तुरंत आपको क्या करेगा वहां से। भाई 20 लोग जा रहे हैं, एक की तबीयत खराब हो गई, पूरे 20 के 20 का थोड़े खराब करना है, 19 लोग फिट है ना, और 20 में को भेज दो वापस। उसे बोलो आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी बस फिट नहीं हो, है ना। ये है कहानी। चलो जी आगे। नगर विमानन नीति 2016। 15 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नगर विमानन नीति सिविल एविएशन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संचालन हेतु 5.20 नियम में परिवर्तन किया गया है। इस नीति में 5 वर्ष के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है, परंतु कंपनी को कम से कम 20 विमान या अपनी क्षमता का 20% घरेलू परिचालन में उपयोग करना होगा। क्या करना होगा, परिचालन करना होगा। इसके अंतर्गत भारत में वर्तमान में 9वें स्थान पर वर्ष 2022 में तीसरा नगर विमानन बाजार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अड्डों की संख्या वर्ष 2016 तक 77 थी, जिन्हें वर्ष 2019 तक बढ़ाकर 127 करना होगा। मैंने कहा नहीं आप स्कूटी लेके खुश हो खाली। बात तो तब बने ना जब आप इस बाजार में जाओ और आप बोलो भैया 20 वो चाहिए जहाज, बोइंग। क्या चाहिए, 20 जहाज चाहिए, क्योंकि सरकार ने बोला कम से कम 20 विमान होने चाहिए। नहीं आया समझ में, प्रसन्न हो रखे हैं किसमें। चलो जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगर विमानन मंत्रालय द्वारा पहली बार एकीकृत नगर विमानन नीति लाई गई है। पहली बार एकीकृत नगर विमानन नीति लाई गई है। अगला उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसका शुभारंभ 21 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उड्डयन बाजार विकसित करने के लिए देश में क्षेत्रीय वायु संपर्क को बेहतर बनाना है। क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्यता उड़ानें संचालित करने हेतु यह विश्व का अपनी तरह का पहली योजना है। यह योजना केंद्र व राज्य दोनों से पोषित होगी, जिसमें राज्य सरकारें कोष में 20% हिस्से का योगदान देंगी, जबकि केंद्र शासित राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों का योगदान 10% होगा। यह योजना सिर्फ 10 वर्षों तक प्रवर्तन में रहेगी, तो 26 में खत्म हो जाएगी भाई। उड़े देश का आम नागरिक फिर बढ़ाएंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे। पर मैं ये बता रहा हूं कि पहले लोग जहाज में बैठते थे, पहले कॉमन नहीं था। मैंने कहा नहीं, पहले जो ब्रीफकेस होते थे उस पर एक स्टिकर लगता था, उस स्टिकर को दिखाते थे कि देखो हम जहाज की यात्रा करके आ रखे हैं। अभी एक आम आदमी भी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। लेकिन भारतीयों में एक समस्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, किस चीज की, धन संग्रह करके एक ही स्थान पर बैठे रहने की। यात्रा नहीं करते हैं यहाँ लोग। क्या नहीं करते, यात्रा नहीं करते हैं, धन संग्रह कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अरे भाई घूम भी लो, उसको खर्च भी कर लो, वरना लास्ट में पता चलता है मैंने किया क्या इतना संग्रह करके। अगर आपने आनंद नहीं लिए उसके, घूमे नहीं, देश विदेश नहीं घूमे, क्या करोगे उस पैसे का। इसलिए खर्च करना भी आना चाहिए। वो पाश्चात्य देशों की और हमारे देश की जो लाइफ स्टाइल है उसमें यही अंतर है कि हम लोग क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, हम संग्रह करते हैं खाली, उसका उपयोग नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी अतिवादी हैं, वो बस शनिवार तक कमाया, सैटरडे नाइट सारा उड़ा देते हैं। वो नहीं करते चिंता इस चीज की कि बच्चे की शादी करनी है, ये करना, वो कुछ नहीं, नथिंग। अच्छी शिक्षा, एजुकेशन फ्री है, और आपका स्वास्थ्य फ्री है, स्वास्थ्य सेवाएं है ना, ठीक है। लेकिन वो टैक्स देते हैं, क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। जब कोरोना आया उसके बाद लोगों की समझ में आया। कई डॉक्टर्स ऐसे देखे थे मैंने, जिन्हें मैंने जीवन में छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। हालांकि सैल्यूट है उन लोगों के लिए कि वो सेवा भाव इतना था कि बस छोड़ के नहीं जाते थे अपना क्लिनिक। लेकिन कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया जा रखे, डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब स्विट्जरलैंड जा रखे। उनकी समझ में आ गया कि जीवन कुछ नहीं है। वैसे तो वो रोज देख रहे हैं, मरते जीते सबको देख रहे हैं, बर्थ भी हो रहे हैं उनके यहाँ, मौत भी हो रही है,
लेकिन कई बार ज्ञान तब आता है जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, जब आपको क्या कर दिया जाता है कि लॉकडाउन लग गया जी, अब बाहर निकल नहीं सकते आप, तब उन लोगों ने क्या किया, यात्राएं शुरू की, है ना। अब घूम रहे हैं, चलो देखते हैं। और भी कई लोग, मैं सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स का पेशा ऐसा होता है ना कि एक भी दिन पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं आया समझ में? उनमें हम लोग भी हैं पढ़ाने वाले, हम भी नहीं छोड़ के जा सकते। आप लोग तो आनंद ले लेते हो छुट्टी का, है, हमें नहीं मिलती। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव पर 5 घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2012 में प्रदान किया था। इन हवाई अड्डों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी, दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मंगलौर हवाई अड्डे शामिल हैं। ये अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं भाई, लखनऊ, वाराणसी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, मंगलौर। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्रदान करने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 अक्टूबर 2012 की बैठक में किया गया था। नगर विमानन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वर्तमान में 27 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से 27 हवाई अड्डे भाई? वो हवाई अड्डे हैं, एक तो गया चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम चेंज हो गया है भाई, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, ठीक है। जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित देश का प्रथम हवाई अड्डा है ये, यही है? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है। दूसरा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर, उनको जेल हुई थी, काला पानी हुआ था, उनके नाम पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहां? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में, कहां पर? चौथा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बोरदोलोई बड़े नेता थे ये, गुवाहाटी। ऐसी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित देश का प्रथम हवाई अड्डा है कौन? नई दिल्ली वाला, सौर ऊर्जा और जल विद्युत, ठीक है। अगला है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह गोवा में है। दाबोलिम, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह अहमदाबाद में है, पटेल जी के नाम पे रखा गया है। शेष उल अलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह श्रीनगर का है। शेष उल अलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु में है। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलौर में है। ये हमारा वाला मंगलौर नहीं है, ये बेंगलौर, मंगलौर कहाँ? कर्नाटक वाला बेंगलौर। कहीं आप मंगलौर चले गए कहाँ? उत्तराखंड यूपी की बॉर्डर पर जो मंगलौर पड़ता, वहां नहीं। अगला कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोची में है। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा, साथ ही पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है ये। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोझीकोड में है। कालीकट का आधुनिक नाम कोझीकोड है, तो कोझीकोड ही बोलेंगे हम। कालीकट हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। अगला पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पुणे में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। अगला जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पटना में है। जेपी प्रेजेंट डायरी, वाई सोशलिज्म लिखने वाले जेपी, है ना, जेपी मूवमेंट चलाने वाले जेपी। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर में है। कौन सा? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये चेन्नई में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। अन्ना मतलब क्या होता है वैसे? बड़े भाई को बोलते हैं ना अन्ना। अब देखो ना, नॉर्थ की पिक्चरों ने क्या किया कि हर समय चौकन्ना, अन्ना विलेन बना दिया उन्हें। क्या बना दिया?
अन्ना जो होते हैं बड़े भाई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अन्ना। अन्ना वैसे किसका नाम है? अन्ना जो है, अरे भाई अन्ना हजारे जी का नाम नहीं है यार। अन्ना किसका नाम है? अरे उपनाम है, बहुत बड़े नेता हुए उनका उपनाम है अन्ना। पूरा नाम निकालिए। अन्ना किसका उपनाम है? चेन्नई में है ना, AIDMK के रहे होंगे, निकालिए। जयललिता के गुरु अन्ना द्रुमक। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। हाँ जी, हाँ अन्नादुरई, बिल्कुल। पूरा नाम बताइए। कंजीवरम नटराजन अन्नादुरई, उनके नाम पर है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। कौन थे ये? मुख्यमंत्री रहे होंगे कई सालों तक। कब से कब तक? अब सोचो, कब से? 67 से। बस, ऐसे कैसे हो सकता है? ढंग से देखिए, फर्स्ट कैसे हो सकता है? अगला बीजू पटनायक, पहले पूरी डिटेल निकालिए। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर। ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, रायपुर छत्तीसगढ़, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया। स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, और शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शिरडी, है ना। 27 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL अस्तित्व में आई थी। द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नवंबर 2010 में नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। पुनश्च घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड नाम एयर इंडिया कर दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, कहां पर, और निगमित कार्यालय मुंबई में, कॉर्पोरेट ऑफिस जो मुंबई में है। इस नए एयरलाइंस का लोगो नारंगी कोणार्क चक्र युक्त लाल रंग का उड़ता हुआ हंस है। लेकिन ये सब पुराने समय की बात हो गई, पुराने जमाने में क्वेश्चन आया। मैंने कहा आज इसका नाम विस्तारा हो गया है। क्या हो गया है? इसमें राजहंस एयर इंडिया के लोगो नक्षत्र से प्राप्त किया गया तथा कोणार्क चक्र इंडियन एयरलाइंस के लोगो से लिया गया था। हवाई जहाज का रंग हाथी के दांत के रंग का है, लेकिन ये सब चीजें चेंज हो गई होंगी क्योंकि मैंने कहा टाटा ने ले लिया है और विस्तारा हो गया है, तो इसमें सब चेंज हो गया। और लोगो वोगो सब ये पुराने समय में क्वेश्चन बने हैं भाई, ये कि लोगो कैसा था, नारंगी कोणार्क चक्र युक्त लाल रंग का उड़ता हुआ हंस, है ना। ये सब खत्म हो चुका है अब। NACIL की सहायक कंपनी जो थी वो थी होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, IAL एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, वायुदूत। कोई मायने नहीं रहा अब इनका, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट के नहीं रहे अब, है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है अभी पुराना। इसका प्रमुख कार्य हवाई अड्डों नागरिक एनक्लेव की डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन करना है। इसी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल कॉम्प्लेक्स सारा मुंबई तथा इंदिरा गांधी टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली का निर्माण करवाया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 1994 में मुक्त आकाश नीति यानी ओपन स्काई पॉलिसी स्वीकार की, जिससे विमानन क्षेत्र में निजी निवेश का प्रारंभ हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 12 मई 2009 को की गई थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रमुख हवाई अड्डों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दायरे में लाना, सरकारी और निजी निवेश को प्रोत्साहन देना था। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई क्वेश्चन तो बड़े ये क्वेश्चन बता चुका हूं शायद मैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहां पर है? पटना में है, ये क्वेश्चन है। केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? गोवा में है।
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? नोएडा में। अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? नोएडा में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान वाला भी बना हुआ है गोवा में। केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये पटना। ठीक है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब और कहां पर हुआ था? प्रयागराज से नैनी के बीच में हुआ था 1911 में। 1900 ये पीसीएस में भी पूछ लेते हैं उत्तराखंड में ऐसे क्वेश्चन। भारत में नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। हंटरलैंड किसे कहते हैं? पृष्ठ प्रदेश। बंदरगाह का संलग्न क्षेत्र जो कि इसकी सेवा करता है तथा इससे सेवा प्राप्त करता है, बंदरगाह का पृष्ठ या पश्च प्रदेश या हंटरलैंड, हिंटरलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंटरलैंड। क्या कहलाता है? हिंटरलैंड। भाई यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन पूछती है पोर्ट्स पर कि पोर्ट ऑफ कॉल किसे कहते हैं। हाँ जी, वो इंटरनेशनल उसमें पढ़ लिया हमने परिवहन में। अभी तो हम भारत का परिवहन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या? हिंटरलैंड। पर उसने पोर्ट ऑफ कॉल, उसने कहा निम्नलिखित में से कौन से पोर्ट ऑफ कॉल है। उसे 4 बंदरगाह दिए इंटरनेशनल और उसमें पूछा उसने पोर्ट ऑफ कॉल कौन कौन से हैं। फिलहाल इंटरनेशनल ये हिंटरलैंड बता दिया मैंने। हिंटरलैंड बंदरगाह का संलग्न क्षेत्र जो इसकी सेवा करता है तथा इससे सेवा प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं? हिंटरलैंड। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? संघाई। 2021 संघाई कंटेनर पोर्ट। कंटेनर समझते हो? इतना ही बड़ा होता होगा भाई, इस क्लास से तो छोटा होता है मेरे ख्याल से कंटेनर, है ना। वो जो कबूतरबाज होते हैं ना, कई बार आपको चकमा देते हैं कि हम आपको यूएस से भेजेंगे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, पैसा लेंगे आपसे, कंटेनरों में बिठाएंगे, बेलीज भेज देंगे। बेलीज एक देश है जिसकी राजधानी बेलमोपन है। फिर वहां से आपको सीमा पार कराएंगे मैक्सिको, और फिर वहां मैक्सिको से सीमा पार कराएंगे यूएस से। अब बीच में गोली लग गई तो गए, और बच गए तो पहुंच गए। और फिर वहां पे छुप के आपको रहना पड़ेगा। और फिर कई लोग तो गायब ही हो गए। कबूतरबाज समझते हो? जो विदेश भेजने का झांसा देकर आपसे लाखों रुपए लूट लेते हैं, कृपया उनके झांसे में ना आए। हाँ जी, डंकी मूवी है। हाँ, ऐसे ही होता है। ये तो अब आप अब देख रहे हो, हमने आज से 20-25 साल पहले देख लिया। पंजाब सबसे ज्यादा कबूतरबाज बैठे हुए हैं वहां पर। कनाडा जाना जी, और खेत बेच के पूरा पैसा दे दिया, और लड़के का पता ही नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नहीं आया समझ में? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट मैंने बता दिया कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, नावा शेवा। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? नावा शेवा। जबकि विश्व का कौन सा है? संघाई। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। 19 क्योंकि इस देश में बड़ा औद्योगिक घराना टाटा था, तो टाटा ने चलाई थी। मैंने कहा चेन्नई से लेकर कराची तक विमानन सेवा हर हफ्ते जाती थी। ठीक है। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1995 को। दिसंबर 2021 तक देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 26 है। कम है भाई हमारे देश में अभी। क्या है? और हम तो कह रहे जॉली ग्रांट को भी बना दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या कर दो? क्या कर दो? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दो उसको। उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? जो नहीं भी आता होगा ना तपोवन में, वो भी आएगा। समझ में आ रहा है? जो ये बोल के आता होगा यार दिल्ली से कौन जा रहा है इतनी दूर, वो भी आएगा। फॉरेन करेंसी आएगी, समृद्धि आएगी, सांस्कृतिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? सांस्कृतिक परिवर्तन होंगे। साथ में व्यावसायिक जो आपके क्या होंगे, घर होंगे, वो व्यावसायिक भवनों का रूप धारण कर लेंगे, कॉमर्शलाइज हो जाएंगे। ठीक है। दिसंबर 2021 तक देश में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 26। अक्टूबर 2012 में किन शहरों के हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया? लखनऊ, वाराणसी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, मंगलुरु के हवाई अड्डों को 12 में। अब तो मैंने कहा कितने हो गए? 26 हो गए।
निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा कहां बनाया गया था? तो कोचीन में। निजी क्षेत्र का भारत का पहला हवाई अड्डा कोचीन। भारत का पहला स्वदेश निर्मित यात्री विमान कौन सा है? सारस। परीक्षण उड़ान भरी थी इसने 2004 में। ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र पाने वाली भारत की एकमात्र विमान सेवा कंपनी कौन सी है? पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। भारत में कहां पर पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया? गोंडिया, महाराष्ट्र। पायलट बनना चाहते हैं अगर कॉमर्शियल पायलट तो कहां जाना पड़ेगा? बहुत खर्चा करना पड़ता है भाई, है ना। ये वो नहीं है कि 100 रुपए का तेल डलाया और स्कूटी में एक चक्कर काट के आ गए। इतने घंटे का आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं, आपका मेडिकल होता है ना। महंगा सौदा है, लेकिन जब आप बन जाओगे तो फिर उसके बाद सैलरी भी अच्छी होती है। कहां पर? गोंडिया, महाराष्ट्र। क्या चीज? सैलरी अच्छी होती है फिर। गोंडिया, महाराष्ट्र। नरेश चंद्रा समिति किससे संबंधित है? नई उड्डयन नीति से। नई उड्डयन नीति से। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ये IAS का क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। देखिए तो मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। ऊपर जाओ, ऊपर, हडसन से ऊपर जाओ, हडसन के आसपास देखो, यहां पर होगा कहीं मॉन्ट्रियल। ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ वहीं पर है मॉन्ट्रियल। हाँ सॉरी, नीचे नीचे, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। चलो जी, वर्तमान में एयर इंडिया किस स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराता है? अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर। निजी क्षेत्र की कौन सी विमान सेवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है? जेट लाइट। 18 अगस्त 2015 को भारत के किस हवाई अड्डे को पूर्णतः सौर संचालित हवाई अड्डा बनाया गया? कोच्चि हवाई अड्डे को। 18 मई 2015 से भारत का पहला ग्रीनफील्ड प्राइवेट एयरपोर्ट कहां शुरू हुआ है? अंदल, दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्रीनफील्ड, एक ब्राउनफील्ड। नए सिरे से अगर आपको कोई हवाई अड्डा बनाना है, कोई चीज बनानी है, तो वहां पर बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बनानी है? और अगर कहीं पर आपको उसका विस्तारीकरण करना है, जैसे जॉली ग्रांट है, तो तब हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड, क्योंकि ऑलरेडी है। जैसे गौचर में है हवाई अड्डा, नैनी सैनी में है, पिथौरागढ़ में है, गौचर में भी है। गौचर के हवाई अड्डे को और बड़ा करना है आपको, तो उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर कहीं पर नया बनाना है तो ग्रीन फील्ड। नया बनाना है तो ग्रीन फील्ड। कहां पर जरूरत है ग्रीन फील्ड बनाए जाने की? मेरे ख्याल से उत्तरकाशी में है आपका। हाँ, उत्तरकाशी में है। कौन सा है? चिनाली सॉर्ट। लेकिन क्या सेवाएं मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। गौचर में भी सेवाएं हैं, उतरता है जहाज गौचर में, आता है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, हेलीकॉप्टर उतरता है कि जहाज आता है? हेलीकॉप्टर आता है ना। हेलीकॉप्टर तो कहीं भी छत पर उतार लो। हाँ, उतरता है, जिसमें 4-5 लोग रहते हैं बैठे हुए। कितने? 10, 12, 20, 30? चलो नॉलेज लो। ठीक है जी। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कहां से गुजरता है? अंडमान निकोबार द्वीप से। मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। 6 पथ, 6 लेन्स। यह कलाम्बोली मुंबई से देहू रोड पुणे तक का सफर तय करता है। भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। रेल कोच फैक्ट्री, कोच समझते हैं? डिब्बा, रेल का डिब्बा, है ना। तो थोड़ा ना हमें भी क्या होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। पहले मैं सोचता था यार, ये जो जनरल के डब्बे हैं इसमें इतने कठोर सीटें बना रखी हैं, और जो क्या बोलते हैं एसी वाले हैं उसमें बिल्कुल डनलप वनलप लगा रखा। तो समस्या ये है कि कुछ ट्रेनें यहाँ पर शुरू हुई
पहले दिन वो बहुत सुंदर थी, दूसरे दिन उसकी स्थिति खराब थी। तोड़ फोड़ पता नहीं क्या समस्या है लोगों को, है। टॉयलेट जाएंगे तो मतलब ये मानते हो कि पानी जो दूसरा आएगा वो डालेगा वहां। तो ये क्या है, ये किस चीज की कमी है अभी? शिक्षा नहीं बोलेंगे इसको, हाँ, वो सीखना पड़ेगा। ये ट्रेन किसके लिए है? कहीं पर भी जाएंगे गंदा कर देंगे, गुटखा थूक देंगे। यूएई में जाओ, गुटखा थूको जरा, जुबान काट देंगे वहीं पर। यूएई के बुर्ज खलीफा में जाके गुटखा थूक के दिखाना, तो पता चलेगा आपको क्या कानून है। तो या तो उतने कठोर कानून लाने पड़ेंगे कि जिसने कहीं पर प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी पर क्या किया, गंदा किया, तो उसी के मकान बेचकर क्या किया जाए, हाँ, वसूली की जाए। या तो जुबान काट दो जिससे कभी ना थूक पाए, पर वैसा फिर संभव नहीं है देश में, है ना। तो मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। कहां से कहां तक जाता है भाई? कलामबोली मुंबई से देहू रोड पुणे तक। भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। अगला, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कौन सा? कोचीन विमानपत्तन। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पूछा गया कांडला बंदरगाह कहां है, तो कच्छ की खाड़ी में है। कन्याकुमारी पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछ लिया था 2005 में। ये 3 समुद्र हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, 3 समुद्र मिलते हैं, अर्धचंद्राकार समुद्र तट। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। पाक जल संधि है ना जहां पर, एडम ब्रिज वहां पर चला था ये क्या, सेतु समुद्रम परियोजना। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक लाभ होगा। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। कृष्णापट्टनम कहां है? दमन, जंजीरा, कराईकाल और रत्नागिरी में से कराईकाल पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कराईकाल कहां है? अरे भारत में तो है, पर कराईकाल है कहां? ये पुदुचेरी के पार्ट है ना। यमन मत बोलो, यमन अलग देश है, साना कैपिटल है उसकी। यनम बोलो, यनम जो है, यनम हो गया, कराईकाल हो गया, पुदुचेरी, वो आपके ईस्टर्न कोस्ट में पड़ते हैं। जबकि जो माहे है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट, मालाबार, केरला वाली साइड में पड़ता है। पुदुचेरी के ही 4 पार्ट है। इतना समझ में आ गया? तो मैंने कहा दमन हो गया, जंजीरा हो गया, कराईकाल और रत्नागिरी में से कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं है? तो आंसर कराईकाल नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI निन्नी पटना में स्थित है भाई। निन्नी कहाँ है? पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, फुल इसका इंग्लिश में निकालिए, निन्नी क्या बोलते हैं? NINI, नेशनल नेविगेशन इंस्टीट्यूशन तो हो गया NI। अंतर्देशीय क्या बोलते हैं? NINI फुल फॉर्म, पटना की फुल फॉर्म नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। कहां पर है? पटना में। यूपीपीसीएस में पूछ लिया भैया मेंस में 2009 में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट कहां पर विकसित किया जा रहा है? एन्नौर में। कहां पर विकसित किया जा रहा है? एन्नौर में। साथ में बता दूं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का प्रथम हवाई अड्डा है जहां के रनवे पर देश में ही विकसित किए गए दृश्यता मापने वाले उपकरण दृष्टि को स्थापित किया गया है। यह उपकरण 25 से 2000 मीटर की खराब दृश्यता में हवाई जहाजों को सुरक्षित उतारने और उड़ान भरने में मदद करता है ना। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका, आपको ये पता है? एयर ट्रैफिक को जो कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कठिन होती है भाई। विजिबिलिटी खराब है, कोहरा है, माना अब जैसे दिल्ली में आजकल आप देख रहे होंगे, शायद कोहरा शुरू हो गया होगा, है ना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
हर समय जहाज उतर रहे हैं, तो कैसे उतारेंगे? तो वो फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब तो काफी कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि भैया यहाँ पे आओ, ये वाला इतना इतना हाइट रखो, इतना ये करो। अगला, देश में वर्तमान में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें से 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। दुर्गापुर हो गया, शिरडी महाराष्ट्र में हो गया, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में हो गया, पायोग सिक्किम में, कन्नूर केरल में, कलबुर्गी कर्नाटक में, उरावकल आंध्र प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, होलंगी अरुणाचल प्रदेश में, मोपा गोवा में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य ऐसे हवाई अड्डों से है जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, अगर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बोलेगा तब तो फिर मैंने आपको बता दिया कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब नए सिरे से जहां पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जहां पर किसी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। लेकिन ग्रीन एयरपोर्ट अगर बोल रहा है तो ऐसे हवाई अड्डों से जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। वैसे भी जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनको हीट आइलैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? एयरपोर्ट और उसके अगल बगल के क्षेत्र, या कहीं पर उद्योग हैं बहुत सारे, इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ रही है कोई वैसा, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर हमेशा टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री ज्यादा होता है अगल बगल के टेम्परेचर से। उनको बोलते हैं हीट आइलैंड। किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप ही का क्षेत्र है, जब यहाँ पर बहुत सारे जहाज उतरने लगेंगे ना, कहां पर? जॉली ग्रांट में, तो क्या होता है कि जहाज गर्म होते हैं, अपनी हीट कहां पर छोड़ेंगे? ठंडे होंगे ना वो। अगल बगल का जो जितना भी क्षेत्र होता है वहां पर गर्मी होती है। फिर हवाई अड्डों पर, तो जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर आप अंदर जाएंगे, माना आप इंजीनियर हैं, जाएंगे तो आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी वहां पर। दैट इज हीट आइलैंड। समझ में आ गया? या कहीं पर अगर औद्योगिक, क्या है, टाटा की इंडस्ट्री लगी हुई है, कोयला जला रहे हैं, लोहा गला रहे हैं, वहां पर भी हीट ऑलरेडी क्या होगी? ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। इतना समझ में आ गया? तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। इसके बाद मैं अगला चैप्टर कराऊंगा भाई आपको। कौन सा? परिवहन तो हो गया। बताइए कौन सा चैप्टर कराना है जो आप बोलोगे? नाम है उसका कुछ? नहीं भाई, चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे।